हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हमने अब तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को किया था और आज के सेशन में हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब को करेंगे। पंजाब को कैसे अंग्रेज लोग हथियाते हैं, हमें उसके बारे में आज समझना है। देखिए क्या होता है, सिख एम्पायर बहुत टाइम से बहुत एक अलग ही आप मिलिट्री फोर्स के रूप में सिख को ज़्यादा समझेंगे। बहुत सारे आप देखोगे आज भी, अगर आप हिंदू उठा के देख लें तो रोजाना या मैं कहूँ महीने में एक या दो बार बहुत सारे मार्शल आर्ट्स ऐसे आते हैं जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो सिख एक पावरफुल रिजीम था और ये पावरफुल रिजीम कौन से गुरुओं के अंडर इसको पावरफुल बनाया गया, उसके बारे में आज हम इस सेशन में देखेंगे। सिखों के अंदर बहुत सारे गुरु हुए हैं। उनके जो लास्ट गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी, 10वें गुरु रहे। इनके बाद इनका ये ऑर्डर था कि आज के बाद कोई गुरु नहीं होंगे, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को ही सब कुछ माना इन्होंने। और गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के बाद कुछ लोग कहते हैं देखिए हत्या थी, कुछ लोग कहते हैं हत्या नहीं थी, किसने की थी किसने नहीं की थी, ये सब चीज़ें विवादित है, हम उन चीज़ों में नहीं जा रहे। जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का लीडरशिप जिसने संभाला वो थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर मुगलों के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी भी एग्रेसिव थे। मुगलों ने, जब आपने देखा, मैंने आप जब लोगों को डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी लेटर मुगल्स आए थे उन सब लोगों ने फ्रेंडशिप करने की सोची थी। आसपास के जितने भी रीजन्स थे उनसे फ्रेंडशिप करने की सोची थी, क्योंकि जितने भी लेटर मुगल्स थे वो एफिशिएंट तो थे नहीं और ना ही इतना ज़्यादा पैसा बचा था, क्योंकि डेक्कन अल्सर जो औरंगजेब क्रिएट करके गया था उसकी वजह से इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था मुगल एम्पायर में कि उनमें लड़ने की क्षमता नहीं थी। जब मुगलों ने सिखों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो सिखों ने उनको इनकार कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उनको मना किया फ्रेंडशिप से, मतलब अग्रेसिव ही रहा उनका नेचर मुगलों के प्रति। और बंदा बहादुर का भी सिखों के मुगलों के प्रति जो नेचर है वो एग्रेसिव रहा। अब फर्रुखसियार से लड़ते लड़ते 1715 में लड़ाई होती है। बंदा बहादुर और फर्रुखसियार जो एक लेटर मुगल रूलर है उनके बीच में लड़ाई होती है और 1716 में बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही बंदा बहादुर एक एफिशिएंट रूलर, एक एफिशिएंट लीडर सिख कम्युनिटी का, उनकी डेथ होती है तो सिख पॉलिटी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, लीडरलेस हो जाती है सिख पॉलिटी पूरी। नेता कौन बनेगा कुछ नहीं पता था। अब जब एक यूनाइटेड नेता ना हो तो क्या होता है, पूरी कम्युनिटी के टूटने का डर रहता है। यही डर सिखों के अंडर रहा। अब जो सिख एम्पायर था पूरा दो टुकड़ों में टूट गया। एक था बंदई जिसको लिबरल कहते हैं, मतलब जो टॉलरेंट थे थोड़े, और दूसरे थे तख्त खालसा जो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब कट्टर जिनको कहते हैं। इस तरीके से पूरा सिख एम्पायर दो टुकड़ों में टूट गया। अब वहां पे जो एफिशिएंट लोग और थे, जैसे भाई मनी सिंह एक थे, कपूर सिंह, फैजुल्ला पुरिया थे, इन लोगों को ये समझ आ रहा था कि पंजाब के चारों तरफ सिचुएशन अच्छी नहीं है। इधर अफगानिस्तान के अंदर सिविल क्राइसिस चल रहे हैं, इधर सिंध के अंदर हालात अच्छे नहीं है, इधर अंग्रेज लोग कैसे ना कैसे करके हथियाना चाह रहे हैं सब कुछ। तो भाई मनी सिंह और कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया को ये समझ आ रहा था कि अगर सिख लोग आपस में यूँ टूटते रहे तो कोई भी सिखों की जड़ों को उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए भाई मनी सिंह ने क्या किया, बहुत कोशिश की, सारे तरीके अपनाए और 1721 के अंदर जो ये दो ग्रुप बने थे, बंदई के और तख्त खालसा के, इन दोनों को यूनाइट कर दिया 1721 में भाई मनी सिंह ने। 1784 में कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया ने फिर से सिखों को एक स्ट्रॉन्ग नाम के अंडर ऑर्गेनाइज कर दिया। उस नाम का नाम क्या है, दल खालसा। मतलब अब पूरी सिख कम्युनिटी को क्या कहा जाने लगा, दल खालसा। यानी चाहे कोई लिबरल है चाहे कोई ऑर्थोडॉक्स है, सब लोग अब दल खालसा हो गए, यानी ये यूनाइट हो गए। और फैजुल्ला पुरिया का ये यूनाइटिंग करने का ही एक ऑब्जेक्टिव था कि चाहे सिखों को पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, हर एक तरीके से जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब यूनाइटेड रहें, एक ही छत के नीचे रहें, और वो है दल खालसा, द होल बॉडी ऑफ खालसा। अब पूरे दल खालसा के दो सेक्शन बन गए। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट दो सेक्ट बन गए, दो सेक्शंस बन गए, यानी कि लड़ाई नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे दो अलग सेक्शन बना दिए। एक बना दिया बुद्धा दल और एक बना दिया तरुणा दल। जो बुद्धा दल थे वो वेटरन थे, यानी बहुत ज़्यादा निपुण थे, बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड थे, और जो तरुणा दल थे वो यंग लोगों की आर्मी थी। अब होता क्या है, आपने देखा 1739 में नादिर शाह इन्वेड करेंगे भारत को, अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1761 में। मतलब जब ये इन्वेजन भारत के अंदर हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुगल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं औरंगजेब की डेथ के बाद,
तो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन और मुगलों की वीकनेस, ये जो सिचुएशन थी, ये पंजाब के चारों तरफ बहुत ही एनार्की की सिचुएशन क्रिएट कर रही है और मुगलों को और ज्यादा तोड़ रही है। और मुगलों का टूटना सिखों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात थी। अब ये सारी पॉलिटिकल कंडीशन देखते हुए जो दल खालसा ऑलरेडी यूनाइटेड हो चुका है, अब वो और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाता है फैजुल्लापुरिया के द्वारा। सिख कंसोलिडेट होते हैं और सिख एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उभर के आगे आता है। और ये जो सिख थे ये मिसल्स के रूप में बट गए। जैसे मान लीजिए ये पूरा बड़ा सिख एम्पायर है, इसके अंदर 12 अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए ताकि एफिशिएंटली इनको एडमिनिस्टर किया जा सके, क्योंकि पूरा सिख एम्पायर बहुत बड़ा था। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको 12 टुकड़ों में बांट दिए, जिनको क्या कहा गया, 12 मिसल्स कहा गया। 12 मिसल्स के अंदर बांट दिया। इन मिसल्स का मतलब क्या है, अरबिक वर्ड का ये एक वर्ड है और इसका मतलब होता है इक्वल और अलाइक, यानी एक जैसे। और इनको स्टेट भी कह सकते हो आप। पूरा सिख एम्पायर 12 स्टेट में बट गया। 1763 से 1773 तक जो पंजाब रीजन था वो अलग अलग चीफटेंस के अंदर आ गया, यानी इस मिसल का कोई और चीफ रूलर है, इस मिसल का कोई और सिख रूलर है, इस मिसल का कोई और सिख रूलर है। लेकिन ये सारे के सारे मिसल जो थे वो एक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड पावर में ऑर्गेनाइज्ड थे, जिसको गुरु माता संघ कहते हैं। ठीक है, आप अपनी स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ो भी के। अब जो पंजाब रीजन था पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पूरी सिख एम्पायर फैल रहा है। और 1763 से 1773 के बीच ये 12 मिसल अब उभर के आ रहे हैं अलग अलग रूलर्स के अंडर। इन्हीं में से ही एक थी सुकर चकिया मिसल, जिसके लीडर रंजीत सिंह। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो एक पावरफुल लीडर के रूप में उभर के आए। जब तक रंजीत सिंह रहे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग इसके ऊपर कुछ भी आंच उठा के देख ले। ठीक है, लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ होती है, एंग्लो सिख वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हम देखेंगे इन सब चीजों को। अब जब रंजीत सिंह का जन्म हुआ है, समय है 2 नवंबर 1780, और मैंने अभी आपको क्या बताया, 1763 से 1773 का ये रीजन है। 12 मिसल पूरे सिख एम्पायर को के अंदर बट चुकी है। ये 12 मिसल में थी आलूवालिया, भांगी, देलावेलिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोरा सिंघिया, नकाकी, निशानिया, फुलकिया, रामघरिया, सुकर चकिया और शहीद। इन्हीं में से ही जो ये एक आप देख रहे हो सुकर चकिया, जिसका नाम है, इसके लीडर थे महान सिंह। ये महान सिंह कौन है, रंजीत सिंह के पापा। रंजीत सिंह इन महान सिंह के बेटे हैं। ये सुकर चकिया मिसल के लीडर है महान सिंह। जब महान सिंह की डेथ हो जाती है तो रंजीत सिंह उस समय केवल 12 साल के थे। और रंजीत सिंह ने अपने बहुत ही, अब मतलब ये एकमात्र उनके पुत्र है रंजीत सिंह, और बहुत ज्यादा एफिशिएंट थे बचपन से ही। और हालात ऐसे क्रिएट हुए, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि इन लोगों को रंजीत सिंह को पॉलिटिकल अफेयर में दखलंदाजी देनी ही पड़ी, हालांकि सिर्फ 12 साल के हैं। 18th सेंचुरी के खत्म होते होते जितने भी इंपॉर्टेंट मिसल थे अब वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। लेकिन रंजीत सिंह की एफिशिएंसी की वजह से जो सुकर चकिया मिसल था वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। बाकी जितने भी 11 मिसल और थे वो अब डिसइंटीग्रेट होने लगे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही है, चारों तरफ विवाद उठ रहे हैं। अब जो अफगानिस्तान था दूसरी तरफ, एक तरफ तो जो ये मिसल है ये वीक पड़ रहे हैं एक्सेप्ट सुकर चकिया, और जो ये अफगानिस्तान था दूसरी तरफ, यहाँ पे सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई, मतलब पावर स्ट्रगल। आपको मैंने बताया था 4 भाई की कहानी बताई थी अफगानिस्तान के अंदर। सिविल वॉर चल रहा है, मैं राजा बनूंगा, तू राजा बनेगा, इस तरीके से वहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है। और जब कभी भी इस तरीके से इंटरनल पावर स्ट्रगल चलता है तो बाहर की एक्सटर्नल पावर हावी हो जाती है उन चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे नेबरहुड रीजन जो है यानी अफगानिस्तान है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत चल रही है। और इस तरफ देखो तो अंग्रेज मुंह बाए बैठे हैं कि हम लोगों को पंजाब हड़पना है। तो रंजीत सिंह को ये बात समझ आ गई, अगर ये 12 मिसल इस तरीके से टूट गई तो सिख एम्पायर नष्ट हो जाएगा। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, चाहे मार के, चाहे काट के, चाहे पीट के, चाहे प्यार से, चाहे कैसे भी चालाकी से उन्होंने सब लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की और एक सेंट्रल पंजाब बनाने की कोशिश की। 1799 में रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर बना दिया बाय जमन शाह ने, जो अफगानिस्तान के रूलर है। यानी कि अब लाहौर के गवर्नर कौन बन गए, रंजीत सिंह बन गए। इनकी पावर में और ज्यादा इजाफा हो गया। 1805 में अब रंजीत सिंह देखो फुल पावर में है, अपने हाथ में सारी पावर लिए हुए हैं। अब इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे रूलर थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने धीरे धीरे अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाने की कोशिश की। जम्मू, अमृतसर, यहाँ पे इन्होंने सारा एरिया कब्जा दिया। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बनाया लाहौर को, रिलीजियस कैपिटल बनाया अमृतसर को।
अच्छे रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए डोगरास के साथ, नेपालीज के साथ, ताकि आसपास के रीजन में पीस रहे और इनका इकोनॉमिक लॉस भी इनको ना हो और एक पीस बना रहे वहाँ पे, जिससे उस एरिया की इकोनॉमिक और सोसाइटल डेवलपमेंट हो सके। अब अंग्रेजों के साथ रंजीत सिंह की क्या वार्तालाप हुई, अब हमें उस पे समझना है। मैंने आपको एक ट्रीटी ऑफ तिलसित बताई थी, और इस ट्रीटी ऑफ तिलसित में मैंने आपको क्या कहा था, फ्रेंच की और रशियन की, फ्रेंच और रशियन की आपस में एक डील होती है। इस डील के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि एशिया के अंदर जाएंगे और इंडिया पे कब्जा करेंगे। अब इसके बारे में जब अंग्रेजों को पता लगता है, ब्रिटिशर्स को पता लगता है, तो उनको चिंता हो जाती है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो अब आएगा और वो हमको यहाँ पे नहीं छोड़ेगा और लैंड रूट के माध्यम से वो अफगानिस्तान से होता हुआ इंडिया में आ सकता है। और इस अफगानिस्तान वाले रीजन पे कहीं ना कहीं जो रंजीत सिंह है उनकी पकड़ ज्यादा है, क्योंकि आप देखोगे सिंध प्रोविंस हो या अफगानिस्तान हो या लाहौर के तो गवर्नर बने हुए हैं रंजीत सिंह। तो अब अंग्रेजों को ये समझ आ रहा है ये रंजीत सिंह जो है ये बहुत पावरफुल इंसान है और हम लोग कैसे ना कैसे करके रंजीत सिंह को अपने हक में कर लें, तो इस अफगानिस्तान वाले रीजन पे हम कब्जा कर लेंगे और जो रशियन है वो इस रूट से भारत के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। तो अंग्रेज क्या करते हैं, 1807 में जो लॉर्ड मिंटो है वो एक दूत को यानी चार्ल्स मेटकाल्फे को लाहौर भेजते हैं रंजीत सिंह के पास। वो रंजीत सिंह के सामने प्रपोजल रखते हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी का। ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी क्या होती है कि हम आपस में एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे, जब हम आपको बुलाएं आप हमारी मदद के लिए आए, तो इस तरीके से ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी जो है वो आपस में साइन करने की बात होती है। अब रंजीत सिंह भी ये समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं रशियन से डर रहे हैं और इनको मेरी ज़रूरत है इस समय। अब ये अपनी बार्गेनिंग पावर से कुछ समझौते करने की कोशिश करते हैं। रंजीत सिंह बहुत ही एफिशिएंट थे और वो दूर की नजरें, दूरदृष्टि मतलब उनकी काफ़ी अच्छी थी, दूरदर्शी थे वो। रंजीत सिंह ने सोचा अभी तो इनको मेरी ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजन मैं इनसे अपने क्षेत्र में ले लूँ जो मैं लड़ाई से नहीं जीत सकता, क्योंकि रंजीत सिंह को इस बात का पता है कि अंग्रेज भी पावरफुल है और अंग्रेजों को इस बात का पता है कि रंजीत सिंह पावरफुल है। तो रंजीत सिंह ने जब ये देखा अभी इनको मेरी ज़रूरत है, इनको मेरी गर्ज है, तो ये लोग क्या कहेंगे, रंजीत सिंह क्या कहेंगे कि देखो मालवा वाला रीजन मुझे दे दो आप, ठीक है, और बहुत सारे रीजन लेने की कोशिश रंजीत सिंह ने की। और जब हम सिख और अफगान वॉर होगी, जब हम कभी भी सिखों की और अफगान की कोई भी लड़ाई होगी, तो आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे, यानी इंग्लिश को क्या कहा कि आप लोग न्यूट्रल रहना। तो इस तरीके की ट्रीटी रंजीत सिंह चाह रहे हैं। उन्होंने अपने सारी पॉलिसीज इनके सामने रखी कि मैं मालवा का रीजन भी लेना चाहता हूँ। लेकिन अब देखो ये जो पॉलिसीज होती है बहुत समय लग जाता है इनको, लगभग 5 से 7 साल इनको बातचीत में ही लग जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ रही थी, तो वहां पे क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्टे की डेथ हो जाती है। अब नेपोलियन मर गया यानी अंग्रेजों की जो खौफ है वो खत्म हो गया। अब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया, यानी अंग्रेजों को जितनी जरूरत पहले रंजीत सिंह की थी अब उतनी जरूरत नहीं रही। हालांकि कहीं ना कहीं अब भी अंग्रेजों के दिमाग में है कि रशियंस आएंगे और हमारा यहाँ से हमारा जो हुकूमत है वो छीन के चले जाएंगे, लेकिन जो एक बड़ा खौफ था नेपोलियन का वो अब अंग्रेजों के सिर से हट गया। यानी अब कहीं ना कहीं रंजीत सिंह की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो रही थी और इंग्लिश की पावर जो है वो, मतलब जो पॉलिसी का नेचर था वो अब इंग्लिश की तरफ झुक रहा था। इंग्लिश बहुत ज्यादा असर्टिव हो गए और रंजीत सिंह भी अपनी बहुत ज्यादा मनमानी नहीं कर सके। रंजीत सिंह को पता था मैं इस समय अंग्रेजों से अगर लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इन द एंड रंजीत सिंह ने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर लिया 25 अप्रैल 1809 में कंपनी के साथ। इस अमृतसर की ट्रीटी के अंदर क्या था, जैसे सतलुज नदी है, इसके ईस्ट में अंग्रेजों का राज रहेगा और इसके वेस्ट में रंजीत सिंह का राज रहेगा। ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके अंदर जो मालवा का रीजन था वो रंजीत सिंह के हाथ से चला गया। लेकिन रंजीत सिंह ऊपर अफगानिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे अपना जो दबदबा है वो बनाए रखे हुए हैं और बहुत सारे अपने अंदर एरिया कर लेते हैं, जैसे मुल्तान का, कश्मीर का, पेशावर का जो एरिया है वेस्ट के अंदर रंजीत सिंह अपना पूरा दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर से रंजीत सिंह सिंध के ऊपर भी अटैक करते हैं सिंध को कब्जाने के लिए। रंजीत सिंह वेस्ट के अंदर पूरा अपना दबदबा बना रहे हैं, इस चीज से अंग्रेजों को दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज का असली जो एम था वो अफगानिस्तान को पाना था। और कहीं ना कहीं अगर रंजीत सिंह स्ट्रोंग हो रहा है तो अंग्रेज रंजीत सिंह से दोस्ती करके अफगानिस्तान तक पहुंच सकते थे, ये चीज अंग्रेजों के दिमाग में चल रही थी। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर
इट चेक्ड वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस रंजीत सिंह, मतलब कि क्या हो रहा है, जो रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, उन्होंने उनकी एम्बिशंस को पूरे नहीं होने दिया। ट्रिटी ऑफ अमृतसर ने उनकी एम्बिशंस को पूरा नहीं होने दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वो मालवा वाला रीजन था वो ईस्ट सतलुज में पड़ता था और ईस्ट सतलुज अंग्रेजों के हाथ में आ गया था, ठीक है। लेकिन वेस्ट में इन्होंने मुल्तान, कश्मीर, पेशावर इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। 1838 में क्या होता है, अब ये वो समय चल रहा है जब अंग्रेज अपनी पूरी पावर के अंदर आ चुके हैं। जो खौफ थे उनके वो खत्म हो चुके हैं और अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल अब हो चुके हैं। जो रंजीत सिंह है उनको कंपेल किया गया कि आप ट्रिपार्टाइट ट्रीटी को साइन करें विद द इंग्लिश। अब रणजीत सिंह को पता है मैं अगर अंग्रेजों से लड़ता हूं तो हारूंगा, इसलिए उन्होंने वो ट्रिपार्टाइट ट्रीटी साइन कर ली। इस ट्रिपार्टाइट ट्रीटी के अंदर अंग्रेजों ने क्या लिखा था? ये लिखा था कि अफगान में जाने के लिए हम आपकी टेरिटरी को यूज करेंगे तो आप करने देंगे और हमारा साथ देंगे। लेकिन रणजीत सिंह ने क्या कहा कि मैं आपको इस क्षेत्र से नहीं जाने दूंगा। वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करने दूंगा दोस्त मोहम्मद से, अफगान आमिर से लड़ने के लिए। आप सिंध से जा सकते हैं लेकिन आप मेरी टेरिटरी से नहीं जा सकते। ये बात रणजीत सिंह ने मना कर दी। अंग्रेजों को भी पता है रणजीत सिंह पावरफुल है, तो उन्होंने भी ज्यादा उनसे लड़ाई ना करते हुए सिंध के थ्रू अफगानिस्तान जाने की सोची। और जहां पे मैंने आपको कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में बताया भी था कि सिंध के अंदर किस तरीके से इंसल्ट होती है अंग्रेजों की, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो रिलेशन ऑफ राजा रंजीत सिंह विद द कंपनी। एक और बात, अगर किसी को वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है, लाइन टू लाइन स्पेक्ट्रम का समझ आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो रिलेशन ऑफ राजा रंजीत सिंह विद कंपनी ये क्या थे, मतलब कि इस समय 1809 से लेकर 1839 तक अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से पंगे नहीं लिए, क्योंकि उनको पता है रणजीत सिंह पावरफुल है और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को रणजीत सिंह की जरूरत पड़ती थी अफगान को हथियाने के लिए और रशियन से बचने के लिए। तो मतलब जो कंपनी है वो इस समय में वीक दिखती है एज कंपेयर टू राजा रंजीत सिंह। लेकिन होता क्या है, 1839 में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और जो पूरा पलड़ा था वो अब अंग्रेजों की तरफ झुक जाता है। और उसके बाद कभी भी पंजाब यानी सिख एम्पायर इतना पावरफुल कभी नहीं हुआ जितना रंजीत सिंह के टाइम पे था। रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब में क्या होता है, पंजाब के अंदर जो इनके बेटे हैं खड़क सिंह, उन्होंने सारा सिस्टम, सारी जो थ्रोन है उस पर कब्जा किया, उसको हथियाया, मतलब हथियाना शब्द में गलत प्रयोग कर रही हूँ। खड़क सिंह राजगद्दी पे बैठे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ये नहीं थे, ठीक है। अब होता क्या है, खड़क सिंह की भी डेथ हो जाती है 1839 में। तो खड़क सिंह के जो बेटे हैं प्रिंस नवनिहाल सिंह, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद, फादर्स फ्यूनरल के बाद जब लौट रहे थे तो उनकी भी डेथ हो जाती है। लगातार 2 डेथ, पंजाब के अंदर एनार्की की सिचुएशन आ गई। अब जो भी लाहौर के थ्रोन पे अब कौन बैठेगा, इसके लिए बहुत सारे प्लान्स और काउंटर प्लान्स होने लगे। बहुत सारे लोग इस थ्रोन को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे, उन्हीं में से अंग्रेज भी एक थे कि अब ये बिल्कुल वीक पोजीशन के अंदर है पंजाब और हमको इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। रंजीत सिंह के जो एबल जनरल थे जैसे मोहकाम चंद थे, दीवान चंद थे, हरि सिंह नलवा थे, रामदयाल थे, वो ऑलरेडी मर चुके थे, वो नहीं रहे थे। और रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनका बेटा खड़क सिंह भी जा चुका है और खड़क सिंह के पुत्र प्रिंस नवनिहाल सिंह भी जा चुके हैं। डिसकंटेंट फैल गया बहुत ज्यादा। और जो ट्रूप्स थी, जो पावरफुल ट्रूप्स थी पंजाब की, सिखों की, वो भी अब तरीके से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। अब राजा की एब्सेंस में उनकी तरफ कौन ध्यान देगा, पेमेंट नहीं मिल रही है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा अनवर्दी ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट होते हैं और इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। अब इनके कमजोरी को देखते हुए अंग्रेज इनके ऊपर अटैक करेंगे और अब 2 एंग्लो सिख वॉर होगी और इन एंग्लो सिख वॉर के अकॉर्डिंग पूरा सिख एम्पायर टूट के अंग्रेजों के अंडर मिल जाएगा। अब ये एंग्लो सिख वॉर क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगी इतने लंबे गैप के बाद मैंने क्लासेस ली, मैं खुद थोड़ी सी बिजी चल रही थी और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना संभव हो सका मैंने ये वीडियो बना दी है। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की प्रेज़ की वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और अब डेली बेसिस पे हमारी वीडियोज़ आ सकेंगी, ठीक है। हो सकता है 1 या 2 दिन, मतलब कल थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन परसों से रेगुलर आपकी वीडियोस आएंगी और थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की आएगी। यूपीएससी विद पायल गुप्ता ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बाकी वीडियोस के अपडेट के बारे में भी। और
आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है GS विद पायल गुप्ता, GS विद पायल गुप्ता, ये मेरा फेसबुक पे मेरा पेज है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।